आप सभी लोग बैंकिंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना सीख जाएं, फंडामेंटल एनालिसिस बैंक्स को कंपेयर करना सीख जाएं। इसीलिए हम बैंकिंग स्टॉक्स के एनालिसिस के ऊपर सेकंड वीडियो लेकर आ चुके हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में बात करी कैसे हम अलग अलग बैंक्स का कासा परसेंटेज कंपेयर कर सकते हैं, कैसे हम उसके नॉन परफॉर्मिंग एसेट से उसके पीयर्स के साथ उसको कंपेयर कर सकते हैं, क्या होता है एसेट्स, क्या होता है लायबिलिटीज बैंक्स के केस में। फिर हमने जाना एडवांसेस ग्रोथ, कैसे एक बैंक अपने दिन भर के काम में ग्रोथ ला सकता है, कैसे वो अपने लोन्स को ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज कर अपने एडवांसेस ग्रोथ को बढ़ा सकता है, कैसे बैंक का कॉस्ट ऑफ लायबिलिटीज इंक्रीज या डिक्रीज होता है, क्या होता है कॉस्ट ऑफ लायबिलिटीज, और कैसे बैंक कॉस्ट ऑफ लायबिलिटीज को इंक्रीज करके कासा परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं जिससे इन्वेस्टर गलती कर बैठते हैं। और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो CAR रेशियो हमें क्या बताता है। ये सभी चीजें हमने बैंकिंग सेक्टर के फर्स्ट सेशन में डिस्कस की है, जिसकी लिंक आपको यहां आई बटन में ऊपर मिल जाएगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन से भी आप जाकर उसे देख सकते हैं। अब जिन लोगों ने उसको अच्छी तरीके से समझ लिया है और आप सभी एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक, IDFC बैंक, इन सभी का स्टडी एनालिसिस कर इस सेकेंड वीडियो में आए हैं, तो मैं शुभम बिष्ट आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टिंग बैंकिंग सेक्टर के सेशन वीडियो में और ओवरऑल 7th सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बैंकिंग सेक्टर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियोज में से 2 रेशियो के बारे में बात करने जा रहे हैं, और इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि इन रेशियोज के अलावा और क्या चीजें हमें देखनी चाहिए जिससे हम एग्जैक्टली बैंक्स को कंपेयर कर पाए। क्योंकि अगर रेशियो से ही इन्वेस्टिंग हो पाती तो कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी वेबसाइट या कोई भी मशीन हमें ये बता देती कि कौन सी कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट करने वाली है। तो अच्छे से अच्छा सॉफ्टवेयर रेशियोज को कंपेयर करके नहीं बता सकता कि कोई कंपनी प्रॉफिट में जाने वाली है या फिर नहीं। वो चीजें हमें इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन या एनुअल रिपोर्ट्स में देखकर ही समझ में आएगी कि एग्जैक्टली कंपनी के मैनेजमेंट में क्या चीजें हो रही है, कंपनी क्या क्या नए आइडियाज इंप्लीमेंट कर रही है, क्या क्या मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को अपना रही है जिससे उसमें प्रॉफिट आ सकता है। तो चलिए आज के फर्स्ट रेशियो से शुरुआत करते हैं, जो कि है NIM, नेट इंटरेस्ट मार्जिन रेशियो। बैंक जो आपसे पैसा लेता है उसको आगे लोन के तौर पे लोगों को दे देता है और उस लोन अमाउंट के साथ बैंक को इंटरेस्ट मिलता है। अब बैंक को जो लोन से इंटरेस्ट मिल रहा है माइनस जो सेविंग अकाउंट पे लोगों को इंटरेस्ट देना है, इसको हम कहते हैं स्प्रेड। ये अभी NIM नहीं होता है, इसको इंटरेस्ट नहीं कहते। ये हो गया हमारा स्प्रेड, यानी कि जो डिफरेंस बचा, जो बैंक्स के पास एग्जैक्ट प्रॉफिट बचा, जिस पैसे को उसने लिया था, डिपॉजिट रखा था, उसको आगे लोन के तौर पे चढ़ाने के बाद उस पे जो इंटरेस्ट कमाया उसका डिफरेंस, सेविंग्स का और इसका डिफरेंस, उसे कहेंगे स्प्रेड। अब इस स्प्रेड में से अब आप ये मानिए जितना पैसा सेविंग्स अकाउंट के तौर पे, करंट अकाउंट के तौर पे बैंक डिपॉजिट लेता है, उस सभी पैसे को वो आगे लोन पे नहीं दे सकता। उसको कुछ अमाउंट, कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट RBI के पास डिपॉजिट भी रखना होता है, उसको कुछ अमाउंट ऐसा भी होता है जो कि लोन के तौर पे नहीं जा पाता। तो वो एवरेज अगर हम कैलकुलेट करें कि बैंक्स ने कितना पैसा लिया डिपॉजिट के तौर पे, कितना उसने आगे लोन के तौर पे बढ़ाया, उसको कितना इंटरेस्ट मिला, माइनस उसने आगे सेविंग्स के तौर पे कितना लोगों को इंटरेस्ट दिया, तो ये जो बीच में प्रॉफिट बचता है, नेट प्रॉफिट, नेट इंटरेस्ट जो बचता है, उसे कहते हैं नेट इंटरेस्ट। और अगर इसका हम मार्जिन निकालें तो वो हो जाता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो ऑन एन एवरेज RBI के पास होल्ड रखने के बाद और जो लोन पे नहीं गया उसको अकाउंट में लेने के बाद और ये सभी कैलकुलेशंस के बाद जो एग्जैक्ट नेट इंटरेस्ट बचता है, जो डिफरेंस बचता है एवरेज निकालकर, उसे कहते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन। अब हम सेकेंड रेशियो की बात करेंगे NIM, जो आप समझ गए। उसके बाद हम बात करेंगे ROA, रिटर्न ऑन एसेट के बारे में। क्या होता है रिटर्न ऑन एसेट? अब इसके लिए सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि एसेट और लायबिलिटीज क्या होती है। अगर तो आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है, एक छोटे से उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझा देता हूं। मान लीजिए आपके पास एक कार है, उस कार को आपने परचेज करके गैराज में रख दिया।
अब गैराज में रखे रखे आपको उससे पैसा तो मिलने नहीं वाला, तो वो आपकी लायबिलिटी बन जाती है। अगर आप उस कार को किसी टैक्सी ड्राइवर को दे देते हैं और वो टैक्सी ड्राइवर आपको महीने का 10,000 रुपए देता है, तो वो कार अब आपकी एसेट बन गई। अब जब तक वो कार चलती रहेगी तब तक आपको उससे पैसे आते रहेंगे, तो ये आपका एसेट बन गया। अब बैंक्स के केस में जो डिपॉजिट वो लोगों से लेता है वो उसकी लायबिलिटी है, क्योंकि उस पर उसे आगे सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट पे करना है, क्योंकि उसने जो लोगों से डिपॉजिट लिया उस पे उसको इंटरेस्ट पे करना है, तो वो उसकी लायबिलिटी हो गई। अब उस अमाउंट को अगर वो आगे लोन पे देता है और लोगों से इंटरेस्ट लेता है, तो वो जो लोन दिया वो उसका एसेट हो गया। अब ROA, रिटर्न ऑन एसेट, यानी कि जो लोन दिया उस पे जो रिटर्न्स उसे मिले वो जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा अच्छा। और इसके केस में ROA के केस में आप ये मान लीजिए कि 2% अगर किसी बैंक का ROA है तो वो बहुत ही अच्छा बैंक माना जाता है। 2% वैसे किसी का होता नहीं, बहुत एक्सेप्शनल केसेस हैं जिस केस में ROA 2 से ज्यादा होता है, लेकिन अगर कोई भी बैंक 1.6, 1.89 तक टच कर देता है तो वो रिटर्न ऑन एसेट बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो ये था आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन और रिटर्न ऑन एसेट ROA परसेंटेज। अब चलिए इसको लाइव एग्जांपल के साथ समझते हैं कि एग्जैक्टली लाइव जो बैंक है उसका अभी के केस में ROA और NIM कितना चल रहा है। जैसे कि अभी हमने बात करी नेट इंटरेस्ट मार्जिन की, तो चलिए अब कुछ लाइव कंपनीज का एग्जाम्पल देख लेते हैं और शुरुआत करते हैं HDFC से, जो कि बहुत ही अच्छा बैंक है, जिससे आप किसी भी बैंक को कंपेयर करके, उनके पीयर्स को कंपेयर करके ये देख सकते हैं कि क्या वो प्रॉफिटेबल है या उसकी ग्रोथ हो सकती है या फिर नहीं। HDFC के केस में आप यहाँ देख सकते हैं, आपको नीचे रेशियोज में ग्राफ्स में मिल जाएगा नेट इंटरेस्ट मार्जिन। यहाँ आप देख सकते हैं NIM। अगर आप डेफिनेशन देखना चाहें तो वो आप इस आई बटन पे माउस को होवर करके, माउस को बस जस्ट लाकर देख सकते हैं। अब यहां आप देखिए 1 ईयर का है 3.83%, 3 ईयर का नेट इंटरेस्ट मार्जिन है 3.89 एंड 5 ईयर का है 3.93, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। पहले के टाइम पे ये अराउंड 4% तक टच हुआ था 2019 में, उससे पहले 2017 में ये अराउंड 4.05 था। तो ये 4 जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, इससे ज़्यादा आपको कहीं भी देखने नहीं मिलेगा। ये बहुत एक्सेप्शनल केसेस हैं कि किसी का 4 से ज़्यादा हो सकता है, नहीं तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा नेट इंटरेस्ट मार्जिन है। इतना पैसा HDFC के पास बच रहा है। सेविंग्स अकाउंट पे जो इंटरेस्ट देना है, FDs पे जो इंटरेस्ट देना है, वो सभी देने के बाद उसे इतना अमाउंट बच रहा है। चलिए कुछ और बैंक्स का भी हम देख लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोटक बैंक। कोटक आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, जो कि एक प्राइवेट बैंक है, बहुत ही अच्छे बैंक्स में से एक है। अब यहाँ पर इसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखें तो 4.16%, जो कि HDFC से भी ज़्यादा है, और वो भी इंक्रीज हो रहा है, साल दर साल ये इंक्रीज ही होता जा रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इंडिकेशन है। बैंक अपने पैसे को बचा पा रहा है और बहुत अच्छे तरीके से वो मैनेज कर रहा है। इस रेशियो से आपको ये देखने को मिल जाएगा। अब कोटक के अलावा अगर हम इसके पीयर्स में जाके कुछ और बैंक्स को कंपेयर करें, जैसे कि IDBI बैंक, तो IDBI बैंक के केस में अगर हम यहाँ नीचे रेशियोज में जाके देखेंगे, NIM परसेंटेज जो कि 3.49 का है। अब ये भी आप देखिए ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है, यानी कि शुरुआत में उसको इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा था, इतना उसका इंटरेस्ट नहीं बच रहा था। हो सकता है कि वो अपने करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट को बढ़ाने के चक्कर में कॉस्ट ऑफ लायबिलिटीज को ज़्यादा पे कर रहा हो, जिसकी वजह से जो लोन से उसको इंटरेस्ट मिल रहा है माइनस जो उसको कॉस्ट ऑफ लायबिलिटीज पे करनी पड़ रही है, उसके बाद उसको कुछ इंटरेस्ट नहीं बच पा रहा था। बट उसके बाद धीरे धीरे जैसे उसके पास अकाउंट्स बढ़ते गए तो अब वो अच्छा प्रॉफिट निकाल पा रहा है। इससे आप देख सकते हैं इंटरेस्ट मार्जिन उसको अच्छा बच रहा है। ये हम अभी IDBI बैंक की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप पीयर्स में जाकर बाकी सभी बैंक्स का भी रेशियो चेक कर सकते हो। अब हम बात करेंगे रिटर्न ऑन एसेट के बारे में, ROA परसेंटेज। तो यहां पर रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज, जैसे कि हमने अभी समझा था कि वो एसेट पर कितना रिटर्न्स कमा पा रहा है, जो पैसा वो लोगों को दे रहा है उस पर उसको कितना रिटर्न मिल रहा है। तो आप यहां देख सकते हैं 5 ईयर्स में माइनस में
उसका रिटर्न आ रहा है, मतलब जिन लोगों को वो पैसा दे रहा था उनसे उसको रिटर्न नहीं मिल पा रहा है, पैसा उसका फंस रहा है। और वहीं अगर आप 3 साल में देखें तो 2.74, जो कि और ज़्यादा बढ़ गया था, लेकिन पिछले ही साल ये प्रॉफिट में आया है। हो सकता है कुछ स्ट्रैटेजीज उन्होंने चेंज करी हो जिसकी वजह से उनका जो अब लोन देने का तरीका है वो थोड़ा सुधार में आया है, और अब वो अपने ऐसे लोगों को लोन दे रहे हैं जहां से उनको रिटर्न निकल कर आ रहा है। तो ये बहुत नेगेटिव इंडिकेशन है, लेकिन अब कुछ टाइम से वो पॉजिटिव है। तो अब एग्जैक्टली हमें क्या करना चाहिए वो आपको यहाँ पर इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। आप ये देख सकते हैं Q1 फाइनेंशियल 2021 ईयर का भी आपका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन यहाँ पर है। Q4 का भी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको आप डाउनलोड करके इसे अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको बैंक्स का पूरा डेटा मिल जाएगा। अब वहीं उसके पीयर्स के साथ अगर हम उसको कंपेयर करें तो यहाँ हम देखेंगे आईसीआईसीआई बैंक ROA परसेंटेज में किस हिसाब से अभी चल रहा है, ये देखिए 1.39%। शुरुआत में 0.93 से उसने शुरू किया, 0.843 ईयर्स का एवरेज निकाला। अब जाके 1 ईयर में आप देखिए ये कॉन्स्टेंटली इंप्रूव ही कर रहा है। 2019 में जहां वो 0.36 का रिटर्न ले रहा था एसेट्स पे, अब जाके वो 1.39 ऑन एन एवरेज रिटर्न्स बना पा रहा है। जो लोन वो लोगों को दे रहा है उस पर इतना रिटर्न्स बन पा रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, बैंक इंप्रूव हो रहा है। तो इस तरीके से आप ROA के परसेंटेज को देखकर ये समझ सकते हैं कि कौन सा बैंक है जो कि सक्षम है आपके से प्रॉफिट कमा पा रहे हैं, लोन दे पा रहे हैं और अपना NPA इंक्रीज किए बिना एडवांसेस ग्रोथ को ला पा रहे हैं। तो ये था आपका बैंकिंग सेक्टर का विजन। तो अब आप समझ गए NIM, ROA, कासा परसेंटेज, कॉस्ट ऑफ लायबिलिटीज, एडवांसेस ग्रोथ, NPA परसेंटेज और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के बारे में। ये सभी रेशियोज हैं जो कि बैंक्स की परफॉर्मेंस आपके समक्ष रख देंगे कि अभी तक पिछले कई सालों में या जब से उसका IPO लॉन्च हुआ है तब से अभी तक बैंक्स किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन जैसे हमने शुरुआत में बात करी थी कि कोई भी रेशियोज के टर्म में अगर कोई भी कंपेयर कर पाता है तो सॉफ्टवेयर सबसे अच्छे वैल्यू इन्वेस्टर्स होते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर सिर्फ रेशियोज के तौर पे ही हमें कैलकुलेट करना होता तो उसमें +2 -2 <2 करके हम उसमें वैल्यू निकाल लेते। लेकिन हमें इसमें टेक्निकल कैसे होना है, हमें इसमें अच्छा माइंडसेट, क्लेवर माइंडसेट, स्मार्टली कैसे वर्क करना है, हमें बैंक्स को पिक करके कुछ सर्टेन बैंक्स को फिल्टर करने के बाद, रेशियोज को फिल्टर करने के बाद हमें उन सभी बैंक्स की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को पढ़ना है, एनुअल रिपोर्ट्स को पढ़ना है। हमें बैंक्स के सेक्टर में ये देखना है जैसे कि एसेट्स जो बैंक ले रहा है, अब वो एसेट्स कितने लोगों से ले रहा है। ऐसा ना हो कि बैंक्स के पास बहुत कम गिने चुने लोगों के ही पैसे हो और बहुत ह्यूज अमाउंट में पैसे हो। तो उस केस में क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति अगर अपना डिपॉजिट वापस ले लेता है तो बैंक्स के पूरे स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाएंगे, बहुत ज्यादा बैंक्स को नुकसान हो सकता है। अब दूसरा केस कि बैंक जिन लोगों से डिपॉजिट लेता है उसको कितने इंटरेस्ट रेट पे रहा है, कितने सेविंग्स का इंटरेस्ट रेट पे ले रहा है, वो आपको इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में मिल जाएगा। अब बैंक जिसको लोन दे रहा है, जो एसेट्स बैंक का है, जो लोन बैंक आगे दे रहा है, वो कौन कौन से सेक्टर में दे रहा है। ऐसा ना हो कि सारा का सारा लोन वो स्टूडेंट लोन को ही दे दें और स्टूडेंट जब लोन ना चुका पाए तो बैंक के NPA इंक्रीज हो जाएंगे। तो ऐसा होना चाहिए कि कोई बैंक स्टूडेंट लोन, कॉर्पोरेट लोन्स, ऑटो लोन्स, गोल्ड लोन्स, लोन्स अगेन प्रॉपर्टी, कॉर्पोरेट लोन्स, ये सभी लोन्स बैंक एक डाइवर्सिफाइड तरीके से दे, सभी लोगों को दे, जिससे उसका जो एसेट है, रिटर्न ऑन एसेट, वो भी इंप्रूव हो और उसका NPA भी इंक्रीज ना हो। अगर किसी केस में ऑटो लोन्स में स्लो डाउन आता है तो ऐसा ना हो कि उसका पूरा का पूरा नॉन परफॉर्मिंग एसेट ही इंक्रीज हो जाए। तो ये चीजें वेल डाइवर्सिफाइड होनी चाहिए, हर एक सेक्टर में डाइवर्सिफाइड होनी चाहिए। जो डिपॉजिटर्स हैं वो भी डाइवर्सिफाइड होने चाहिए। जो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का परसेंटेज है वो भी लगभग इक्वल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सभी अकाउंट्स करंट अकाउंट है, सेविंग्स अकाउंट बहुत ही कम है, या ऐसा भी ना हो कि बहुत सारे सेविंग्स अकाउंट है और करंट अकाउंट एक भी नहीं। तो उस केस में क्या होगा कि करंट अकाउंट जिसपे 0% इंटरेस्ट देना पड़ता है वो बैंक्स के पास होंगे ही नहीं। तो इसका रेशियो काफी हद तक इक्वल रहना चाहिए। तो बैंक्स जितना ज्यादा डाइवर्सिफाइड होंगे लोन देने में, जितना ज्यादा डाइवर्सिफाइड होंगे लोगों से पैसा लेने में,
ये सभी चीजें बैंक्स को अच्छा या फिर एक स्ट्रेटेजिक तौर पे प्रॉफिटेबल बनाती है, एक एफिशिएंट बैंक बनाती है, जिसकी सभी डिटेल्स आपको इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में मिलने वाली है। आशा करता हूं अब आप बैंक्स को अच्छी तरीके से एनालाइज करना सीख जाएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि किस तरह की आपकी क्वेरी है। हम जल्दी से जल्दी उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूं आप सभी को बैंकिंग सेक्टर एनालाइज करना बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो को अपनी फैमिली, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप अच्छा फाइनेंशियल फ्रीडम कमा लेते हैं तो उन्हें भी मौका मिलना चाहिए कि सभी लोग फाइनेंशियल फ्रीडम अपनी लाइफ में कमा पाए। दूसरों की सक्सेस से कभी भी हमारी सक्सेस कम नहीं होने वाली, एक पुण्य वाला काम होगा। आप अच्छे कर्म करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को शेयर कीजिए, अपने बिजनेस पार्टनर को शेयर कीजिए, सभी लोग इस वीडियो से सीख पाए। चलिए, ख्याल रखिए अपना, अपनी हेल्थ का और अपने सभी चाहने वालों का, सभी लोगों का अच्छी तरीके से ख्याल रखिएगा। नमस्कार।